गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में हम प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्राइवेट कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल द मैटर इन प्रीवियस वीडियो। इस वीडियो में हम प्रिविलेजेस एंड एग्जम्पशंस ऑफ प्राइवेट कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्राइवेट कंपनियों के पास क्या विशेषाधिकार है या क्या छूट प्राप्त है कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये समझना जरूरी है। ठीक है ना। देखिए, कंपनी अलग अलग नेचर की होती है। कंपनी पब्लिक कंपनी हो सकती है, कंपनी प्राइवेट हो सकती है। तो प्राइवेट देखिए, ये जो कंपनी है पब्लिक और प्राइवेट है, इन दोनों का जो काम करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है, और दोनों को गवर्न करने का जो मैकेनिज्म है गवर्नमेंट का, या जो कानून है गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए नियम है, प्रोसीजर्स है, वो अलग अलग है। ठीक है ना। बट चाहे पब्लिक कंपनी हो या चाहे प्राइवेट कंपनी हो, ये सभी प्रकार की कंपनियां हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार गवर्न की जाती है, या उनका एक प्रकार से कहे संचालन किया जाता है। प्राइवेट कंपनी की जो नीड होती है, जो एक प्रकार से स्टैट्यूटरी कंप्लायंस से रिलेटेड जो आवश्यकता है, नीड है, वो डिफरेंट है। दूसरी तरफ हम बात करें पब्लिक कंपनी का, तो जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नीड है पब्लिक कंपनी के लिए वो डिफरेंट है। आज के इस वीडियो में हम देखिए जो प्राइवेट कंपनी है उसको क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। एडवांटेज ओवर द पब्लिक कंपनी। देखिए, प्राइवेट कंपनी के पास कुछ विशेष अधिकार है, कुछ उसे जो रेगुलेशंस है, रूल्स हैं कंपनी लॉ के, उसके अंदर उसे छूट प्राप्त हुई है। तो समझते हैं कि प्राइवेट कंपनी के पास क्या विशेषाधिकार और छूट प्राप्त है जो कि पब्लिक कंपनी के पास नहीं है। इस प्रकार की जो छूट या जो भी विशेषाधिकार है उन पर प्राइवेट कंपनी का अधिकार होता है, हक होता है। तो समझते हैं कि क्या व्हाट आर द प्रिविलेजेस एंड एग्जम्पशंस ऑफ प्राइवेट कंपनी। और देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में 8 मार्क्स के तौर पर और 20 मार्क्स के तौर पर पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। देखिए, जो प्राइवेट पब्लिक कंपनी होती है उसकी शुरुआत करने के लिए, उसके पंजीयन के लिए कम से कम 7 मेंबर्स होने जरूरी है। बट हम बात करें प्राइवेट कंपनी की, तो केवल 2 व्यक्ति ही प्राइवेट, कम से कम 2 व्यक्ति भी प्राइवेट कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। 2 से ज्यादा हो सकते हैं, अप टू 200, बट क्या है, मिनिमम 2 व्यक्ति से काम चल जाएगा। परंतु यदि आप पब्लिक कंपनी की स्थापना के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए, ताकि पब्लिक कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है, रजिस्ट्रेशन है या समामेलन करवाया जा सके। तो एक रियायत या एक जो विशेषाधिकार या छूट है वो ये है कि नंबर मिनिमम जो मेंबर्स है उसके आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रोस्पेक्टस। अब देखिए, प्रोस्पेक्टस क्या है। ये प्रोस्पेक्टस है एक प्रकार का प्रविवरण, ठीक है ना, एक प्रकार का इनविटेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, या ऑफर डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इनविटेशन जो डॉक्यूमेंट है, जो पब्लिक कंपनी है वह प्रोस्पेक्टस के माध्यम से आम जनता को, आम पब्लिक को आमंत्रित करती है, इनवाइट करती है कि वो कंपनी के जो सिक्योरिटीज है, शेयर्स है, उनको बाई करें। ठीक है। परंतु जो प्राइवेट कंपनी है, ना तो उसे किसी प्रकार के प्रोस्पेक्टस
इश्यू करने की आवश्यकता है और ना ही वह कर सकती है। ठीक है ना, नीड भी नहीं है लेकिन कर भी नहीं सकते। तो एक प्रकार से प्रोस्पेक्टस डिजाइन करना, उसको इश्यू करना, इन सब कार्यों से जो है प्राइवेट कंपनी को छूट मिलती है। प्राइवेट कंपनी जो अपनी जरूरत के लिए जो भी फंड है वह केवल अपने मेंबर से ही जो है प्रोक्योर कर सकती है, अरेंज कर सकती है या किसी बैंक से लोन ले सकती है। परंतु जो पब्लिक कंपनी है वह अपने जो फाइनेंशियल जो जरूरतों के लिए, मॉनेटरी जरूरतों के लिए जो है पब्लिक को शेयर इश्यू कर सकती है या पब्लिक से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकती है। परंतु जो प्राइवेट कंपनी है उसके पास ये विशेषाधिकार है कि उसे प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्या सिस्टम है? आपने ये अपने जो क्लास में बहुत बार जो है इसके बारे में सुना है, पढ़ा भी है कि जो कंपनी है, पब्लिक कंपनी, यदि वो अपने शेयर इश्यू करती है पब्लिक को, तो सबसे पहला प्रोसीजर है कि उसके लिए जो एप्लीकेशन है वह इनवाइट करना, ठीक है ना, कि लोगों को आमंत्रित करना है कि वो अप्लाई करें कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए। तो सबसे पहले जो लोग हैं वो अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद जो कंपनी है वह ये चेक करती है कि क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं या नहीं है। कंपनी जो है एक प्रकार से 1000 जो शेयर हैं वह इश्यू करना चाहती है और उसे जो एप्लीकेशंस हैं वह 800 शेयर्स परचेज करने के लिए प्राप्त हुए हैं। तो फिर क्या कंपनी, ऐसी पब्लिक कंपनी कभी भी अपने जो शेयर हैं वो इश्यू नहीं कर सकती। यानी मिनिमम जो 90% जो कैपिटल इश्यू की जा रही है उसके सब्सक्रिप्शन के लिए जो है आवेदन प्राप्त होने जरूरी है, तभी जो कंपनी है वह उन एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉटमेंट कर सकती है। अदरवाइज मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त न होने के कारण जो भी एप्लीकेशंस प्राप्त हुए हैं उन एप्लीकेशंस को या जो एप्लीकेशन मनी प्राप्त हुई है वो वापस लौटानी पड़ेगी। ये सिस्टम होता है पब्लिक कंपनी के केस में। परंतु यदि आप बात करें प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी के को किसी प्रकार से जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन के क्राइटेरिया को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वह अपनी जरूरतों के लिए जो एक प्रकार से अपने जो मेंबर्स होते हैं या जो उन रिलेटिव्स होते हैं मेंबर्स के, उन्हीं से फंड अरेंज कर सकती है और जो बैंक से लोन ले सकती है, लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया उसको फॉलो नहीं करना पड़ता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखिए, जो संचालकों की न्यूनतम संख्या, यानी किसी कंपनी में संचालकों की न्यूनतम संख्या के आधार पर प्राइवेट कंपनी के पास किस प्रकार की छूट या रियायत है उसको समझते हैं। पब्लिक कंपनी के पास कम से कम 3 संचालक होने जरूरी है, 3 संचालक। लेकिन हम बात करते हैं यदि प्राइवेट कंपनी में भी हमें ओपीसी 1 पर्सन कंपनी को छोड़ना है। 1 पर्सन कंपनी में 1 संचालक से काम चल सकता है, परंतु जो हम ऑर्डिनरी प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं उसमें 2 संचालक से काम चल जाएगा, 3 संचालकों की आवश्यकता नहीं है। पब्लिक कंपनी शुरू करेंगे तो कम से कम 3 संचालक या डायरेक्टर हमें रखने पड़ेंगे। तो एक ये भी बहुत बड़ी रियायत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स यानी स्वतंत्र संचालक, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अब देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स सबसे पहले तो समझते हैं ये होते कौन है और इनके संबंध में क्या छूट या रियायत प्राइवेट कंपनी के पास है, ये भी समझते हैं। देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्ट क्या होते हैं, किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और कंपनी के सफल संचालन के लिए उन लोगों की नियुक्ति की जाती है ताकि कंपनी के कामकाज पर जो है एक जो है एक्सपर्ट की तरह नज़र रख सके और कंपनी के डेवलपमेंट के अंदर सहयोग कर सके। इसीलिए कंपनी लॉ में ये प्रोविजन किया गया। एज पर कंपनी लॉ जो स्पेशल कैटेगरी की पब्लिक कंपनीज है उसके अंदर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो टोटल डायरेक्टर होते हैं उसके 1/3 यानी 1/3 1/3 जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटिंग करना जरूरी है। किस कंपनी में? पब्लिक कंपनी के, जो गवर्नमेंट के द्वारा बताई गई गाइडलाइंस के या जो क्राइटेरिया है उसके अंदर आती है। परंतु जब हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी तो उसे किसी भी प्रकार के इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र संचालक को अपने बोर्ड में जो है अपॉइंट करने की या नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है प्रिविलेज है प्राइवेट कंपनी के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्टर्स रिटायरिंग बाय रोटेशन बाय रोटेशन। अब देखिए जो रोटेशन के आधार पर जो डायरेक्टर्स रिटायर होते हैं उनके संबंध में क्या प्रोविजंस है और क्या प्राइवेट कंपनी के पास जो एग्जम्पशन है प्रिविलेज है, समझते हैं। देखिए कंपनी के बोर्ड में कुछ पब्लिक कंपनी के बोर्ड में 2/3 2/3 अब 2/3 का मतलब क्या है कि यदि 3 डायरेक्टर होते हैं कम से कम तो 2 डायरेक्टर ऐसे होंगे, ठीक है, उनको वो रोटेशन रिटायरमेंट के आधार पर अपॉइंट की जाती है। रोटेशन रिटायरमेंट के मतलब एक समय के बाद उनका रिटायरमेंट होगा, फिर उनको हटा के किसी दूसरे व्यक्ति को जो है डायरेक्टर बनाना पड़ेगा। अब उसमें जो हम बात कर रहे हैं कि 2/3 यानी 2/3 जो डायरेक्टर हैं वो ऐसे होंगे बोर्ड में जो रोटेशन के आधार पर रिटायर किए जाएंगे और 2/3 में से भी 1/3 जो डायरेक्टर ऐसे होने चाहिए जिन्हें प्रत्येक वर्ष की साधारण सभा के अंदर रिटायर किया जाता है, ठीक है ना। अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे 3 डायरेक्टर होते हैं तो 3 में से 2 डायरेक्टर ऐसे होंगे जो जिनका रोटेशन के आधार पर रिटायरमेंट किया जाएगा और जैसे 2 डायरेक्टर के बताया तो उसमें से एक डायरेक्टर यानी 1/3 जो डायरेक्टर है उसमें से जो है प्रत्येक साल एनुअल जनरल मीटिंग में उसको रिटायर किया जाएगा और उसकी जगह नए डायरेक्टर को जो है उसमें शामिल किया जाएगा बोर्ड में। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है वह प्राइवेट कंपनियों में नहीं चलता है। तो प्राइवेट कंपनियों को रोटेशन के आधार पर डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की और रिटायर करने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट को हम समझते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। डिस्क्वालिफिकेशन
ऑफ डायरेक्टर्स अब देखिए डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स यानी जो संचालकों की अयोग्यता के संबंध में क्या प्रोविजन है। कंपनीज एक्ट में जो अयोग्यताएं दी गई है डायरेक्टर्स को, उन अयोग्यताओं के बारे में हम जिक्र जो चर्चा है वो जब डायरेक्टर्स का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, उस समय करेंगे। अभी आपको इतना समझना है कि जो अयोग्यताएं जो कंपनीज लॉ में या कंपनी एक्ट 2013 में दी गई है कि यदि ये अयोग्यताएं किसी व्यक्ति में होती है तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। ये तो लागू होता है पब्लिक कंपनी पर प्राइवेट कंपनी पर क्या है, प्राइवेट कंपनियां कुछ जो कंपनी लॉ जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जो अयोग्यताएं दी गई उसके अतिरिक्त इन एडिशन टू दैट, ठीक है, कुछ एडिशनल जो अतिरिक्त है अयोग्यताएं ऐड कर सकती है, ठीक है ना। और उनके आधार पर जो है डायरेक्टर की योग्यता या अयोग्यता का आंकलन कर सकती है। और यदि कोई प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं करती है, ठीक है ना, तो फिर उस पर भी यही प्रोविजन लागू होगा जो पब्लिक कंपनी पर। प्राइवेट कंपनी को ऐसा करने के लिए जो डायरेक्टर्स का एडिशनल डिसक्वालिफिकेशन जो ऐड करने के लिए अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पार्षद अंतर नियम में संशोधन करना पड़ेगा और उसमें संशोधन करने के बाद इस प्रकार का कार्य है वो कंपनी कर सकती है। तो देखिए जो एडिशनल डिसक्वालिफिकेशन के पॉइंट्स ऐड करने का जो प्रिविलेज है या जो एग्जम्पशंस है वो प्राइवेट कंपनी के पास होती है। नेक्स्ट है डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स अब देखिए जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के डायरेक्टर के संबंध में क्या नियम है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हम उन्हें कहते हैं जो छोटी अमाउंट में एवरेज 20,000 रुपये या उससे कम जो राशि के जो शेयर हैं वह परचेज करते हैं, ठीक है, तो वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। तो देखिए पब्लिक कंपनी के का क्या नियम है कि पब्लिक कंपनी को यदि जो उसके जो भी टोटल माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उनमें से यदि 1,000 माइनॉरिटी शेयर होल्डर आवेदन करते हैं किसी माइनॉरिटी शेयर होल्डर के बिहाफ पर डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए, या जो टोटल माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, टोटल जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उसमें से जो 10%, ठीक है ना, शेयर होल्डर्स यदि रिक्वेस्ट करते हैं आवेदन करते हैं तो उस कंपनी को उस केस में क्या है पब्लिक कंपनी को एक माइनॉरिटी जो डायरेक्टर है माइनॉरिटी शेयर होल्डर में से अपॉइंट करना जरूरी है, ठीक है ना। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, जो टोटल माइनॉरिटी शेयर होल्डर है लघु अंशधारी, लघु अंशधारी का मतलब क्या है कि ये वो अंशधारी जिनके पास बहुत कम मात्रा में जो शेयर होते हैं, छोटे शेयर होल्डर, ठीक है ना। अब जिनके पास 20 लाख 50 लाख के शेयर होल्डर होते हैं तो वो छोटे नहीं है, लेकिन किसी के पास 5,000 के 10,000 रुपये 20,000 रुपये के शेयर्स हैं तो उसे हम क्या है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के नाम से शेयर होल्डर के नाम से जानते हैं। तो जितने भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उनमें से 1,000 माइनॉरिटी शेयर होल्डर यदि कंपनी के को रिक्वेस्ट करते हैं या फिर जो टोटल माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उसके 10% जो शेयर होल्डर है वो कंपनी को रिक्वेस्ट करते हैं तो उस केस में पब्लिक कंपनी को उन माइनॉरिटी शेयर होल्डर में से एक व्यक्ति को
डायरेक्टर के तौर पर माइनॉरिटी शेयर होल्डर के बिहाफ पर अपॉइंट करना पड़ेगा। परंतु प्राइवेट कंपनी के केस में इस प्रकार का कोई नियम नहीं है और उसे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर डायरेक्टर अपॉइंट करने की आवश्यकता नहीं है। उसे इस बात की प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है या छूट प्राप्त है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप अब देखिए, डायरेक्टरशिप यानी जो संचालक पदों की संख्या के आधार पर क्या होता है। एक पब्लिक कंपनी का क्या नियम है, पहले उसको समझते हैं। पब्लिक कंपनी के अंदर ऐसा व्यक्ति संचालक बन सकता है जो अधिकतम 10 कंपनियों में संचालक पद ग्रहण करने का इरादा या इंटेंशन रखता है। अधिकतम कितना है? 10 कंपनी। परंतु प्राइवेट कंपनी के अंदर ऐसा व्यक्ति भी संचालक बन सकता है, डायरेक्टर बन सकता है, जो अधिकतम 20 कंपनियों में संचालक पद ग्रहण करने का या प्राप्त करने का इंटेंशन या इरादा रखता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की छूट है। प्राइवेट कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं वो 20 कंपनियों में जो है संचालक पद ग्रहण कर सकते हैं। परंतु यदि पब्लिक कंपनी की हम बात कर रहे हैं तो अधिकतम पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर है वो 10 कंपनी के अंदर ही संचालक 10 या उससे कम कंपनियों के अंदर डायरेक्टरशिप प्राप्त कर सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन अब देखिए, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के संबंध में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कंपनी लॉ में दिया गया है। पब्लिक कंपनी अपने शुद्ध प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट की 11% तक जो है मैनेजरियल पर्सोनेल है उनको रेम्यूनरेशन दे सकती है। ठीक है ना, ये यानी 100% में से 11% तक। ठीक है, जो मैनेजरियल पर्सोनेल है जिसके अंदर होल टाइम डायरेक्टर है या जो सीईओ है कंपनी का, चीफ फाइनेंस ऑफिसर है या कंपनी सेक्रेटरी है, या जो इन सभी को हम जो है की मैनेजरियल पर्सोनेल कहते हैं। यानी कंपनी को जो मैनेज करते हैं वो या जिन पर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है पर यही लोग हैं और इन्हें या जो मैनेजर्स हैं, ठीक है, तो इनको जो अधिकतम है कंपनी के नेट प्रॉफिट का जो है 11% तक जो है प्रॉफिट में हिस्सेदारी जो है रह सकती है या रेम्यूनरेशन का भुगतान है वो दिया जा सकता है। परंतु यदि प्राइवेट कंपनी की हम बात करें तो प्राइवेट कंपनी अपनी मर्जी से जितना चाहे रेम्यूनरेशन मैनेजरियल पर्सोनेल को बांट सकती है या पे कर सकती है। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की मैनेजरियल पर्सोनेल यानी महत्वपूर्ण प्रबंधकीय जो प्राधिकारी है उनके संबंध में क्या नियम है ये समझते हैं। देखिए, कोई भी पब्लिक कंपनी है जो लिस्टेड है किसी स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, कोई भी पब्लिक कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और उसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़
करोड़ या उससे अधिक है तो ऐसी प्रत्येक कंपनी को की मैनेजरियल पर्सोनेल अपॉइंट करना जरूरी है। की मैनेजरियल पर्सोनेल में कौन व्यक्ति है? एक तो सीईओ होता है या एमडी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या जो होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, पूर्णकालिक संचालक, तो उन्हें हम की मैनेजरियल पर्सोनेल के नाम से जानते हैं। तो प्रत्येक ऐसी पब्लिक कंपनी जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे अधिक है, तो ऐसी कंपनी को अपने जो बोर्ड में या जो कंपनी के अंदर की मैनेजरियल पर्सोनेल का अपॉइंटमेंट करना जरूरी है। पर ये प्राइवेट कंपनी को इस नियम से छूट प्राप्त है, ये उसके पास विशेषाधिकार है कि उसे इस प्रकार की जो की मैनेजरियल पर्सोनेल का अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। बट एक नियम आपको समझना है कि जिसका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे अधिक हो, कंपनी चाहे कैसी भी हो, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, प्रत्येक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, 5 करोड़ या उससे अधिक हो, ऐसी कंपनी को एक कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करना जरूरी है। यानी कंपनी सचिव की नियुक्ति प्रत्येक 5 करोड़ या उससे अधिक कैपिटल वाली कंपनी को करना जरूरी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप ये पहले जो पॉइंट्स है इन्हें आप नोट करें और उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट है उसको समझेंगे। ओके, मैं ये साफ कर लेता हूँ। अब हम बात करते हैं कोरम। अब देखिए कोरम के संबंध में क्या नियम है, कोरम को पहले समझ लेते हैं। कोरम क्या है? किसी भी वैलिड मीटिंग को शुरुआत करने के लिए जो न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए उसे हम कोरम कहते हैं। हिंदी में कहते हैं गणपूर्ति, ठीक है ना, यानी कितने लोग उपस्थित होने चाहिए ताकि एक वैलिड मीटिंग का संचालन किया जा सके और उसके अंदर कोई भी प्रस्ताव है उसे पारित किया जा सके या कोई डिसीजन लिया जा सके, तो उसे हम कोरम या गणपूर्ति के नाम से जानते हैं। क्या नियम है? देखिए प्राइवेट कंपनी के अंदर यदि कम से कम 2 मेंबर्स उपस्थित हो जाते हैं किसी भी मीटिंग में, तो वह उस मीटिंग का संचालन कर सकते हैं और मीटिंग की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 2 मेंबर्स ही कोरम जो है यानी न्यूनतम कार्यवाहक संख्या या गणपूर्ति की होती है प्राइवेट कंपनी में। पब्लिक की हम बात करें तो पब्लिक के अंदर क्या है कि जो नियम है वो डिफरेंट है। जैसे ये सब जो मेंबर्स हैं पब्लिक कंपनी में वो 1000 तक है, ठीक है ना, 1000 या उससे कम है, तो मिनिमम 5 मेंबर्स होने चाहिए किसी भी वैलिड मीटिंग की शुरुआत करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं यदि मेंबर्स का जो संख्या है पब्लिक कंपनी में वो 1001 से लेकर और 5000 तक है, समझना इस बात को, तो उस केस में 15 मेंबर्स है वो किसी भी मीटिंग की शुरुआत करने के लिए उपस्थित होने जरूरी है। जब हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो देखिए जब किसी कंपनी पब्लिक कंपनी में मेंबर्स 5000 से ज्यादा है, ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ अबोव 5000, ठीक है, यानी 5000 से अधिक मेंबर है, तो
उस केस में जो है मिनिमम 30 मेंबर्स जो है प्रेजेंट होने चाहिए किसी भी वैलिड मीटिंग की शुरुआत करने के लिए, ठीक है। बट यदि प्राइवेट कंपनी है तो उसमें जो कोरम है वो मिनिमम कोरम है, न्यूनतम कार्यवाहक संख्या वो 2 मेंबर्स है, यानी 2 व्यक्ति भी मीटिंग की शुरुआत कर सकते हैं और उसमें कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑफ एजीएम, ठीक है। ये एजीएम का मतलब है एनुअल जनरल मीटिंग। देखिए प्रत्येक जो लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी, उसे अपने जो एनुअल जनरल मीटिंग की जो रिपोर्ट है वो एक वेल ड्राफ्ट करके एक निर्धारित प्रारूप में तैयार करके और रजिस्ट्रार को जो है फाइल करना जरूरी है, ठीक है ना। परंतु जब हम ये एनुअल जनरल मीटिंग की जो रिपोर्ट है, वार्षिक साधारण सभा जो प्रत्येक वर्ष प्रत्येक कंपनी के द्वारा बुलाई जाती है और उसका जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है, उस रिपोर्ट को रजिस्ट्रार के पास जो है फाइल करना या सबमिट करना ये प्रत्येक लिस्टेड कंपनी के लिए जरूरी है। परंतु जब हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी का जो को इस प्रकार की रिपोर्ट एनुअल जनरल मीटिंग की रजिस्ट्रार के पास फाइल करना जरूरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को हम समझते हैं। सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट। अब देखिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो रिपोर्ट सबमिट किया जाता है, ठीक है, तो उसके साथ एक जो सेक्रेटेरियल जो ऑडिट रिपोर्ट या सचिवीय अंकेक्षण जो प्रतिवेदन है वह भी रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना जरूरी है। किनके लिए? पब्लिक कंपनी। कौन सी पब्लिक कंपनी? जिनका पेडअप कैपिटल 50 करोड़ या उससे अधिक एवं या फिर जिनका जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ 250 करोड़ रुपीस या उससे अधिक है। ऐसी प्रत्येक कंपनी को जो सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट या सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट के साथ जो भी कंपनी रजिस्ट्रार है उसके पास फाइल करना या सबमिट करना जरूरी है। पर प्राइवेट कंपनी को इस प्रकार के औपचारिकताओं के पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रिविलेज थे या जिसके बारे में हम बात कर रहे थे एग्जम्पशंस का, कि प्राइवेट कंपनी के पास क्या विशेषाधिकार है, क्या उसे विशेष छूट मिली है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर है वो समझ में है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।